नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का एस्टेट का पेपर सेकंड उच्च माध्यमिक स्तर पीजीटी का उसका दोस्तों हम संपूर्ण पाठ्यक्रम हमने कहा था अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। उसी क्रम में दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हैं, कहा था कि सबसे पहले हम रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो रचनाओं में दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में कहानियाँ लगी हुई हैं। सबसे पहले 6वें नंबर के बिंदु में चयनित कहानियों में 6 कहानियाँ दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। तो सभी 6 कहानियों का दोस्तों हम अध्ययन पूरे विस्तार के साथ में प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं, गोदान, मैलांचल और त्यागपत्र। तो दोस्तों हम गोदान उपन्यास को पूरे विस्तार के साथ में सभी 36 भागों में बटा हुआ गोदान उपन्यास उसका भी अध्ययन पूरे विस्तार के साथ में कर चुके हैं और वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। अब हम दोस्तों मैलांचल उपन्यास, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है, हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, उसका दोस्तों हम इस समय पर अध्ययन कर रहे हैं। उसके भी हम दोस्तों 20 खंडों का अध्ययन कर चुके हैं। ये मैलांचल उपन्यास 50 से अधिक खंडों में है, तो उसके भी दोस्तों हम 20 से अधिक खंडों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 21वें खंड का अध्ययन कर रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ लगी हैं उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और सभी 6 कहानियाँ जो बिहार के एस्टेट के पेपर सेकंड में लगी हुई हैं उच्च माध्यमिक में, वे सभी 6 कहानियों का अध्ययन करिए। उसके बाद गोदान उपन्यास, संपूर्ण गोदान उपन्यास आप लोगों को दोस्तों प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे देखिए गोदान उपन्यास। उसके बाद दोस्तों मैलांचल उपन्यास के पहले 20 खंडों का अध्ययन करिए, 1 खंड से लेकर 20 खंड तक। सभी वीडियो में दोस्तों लिखा हुआ है, गोदान उपन्यास में भाग संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरह करके 36 भाग लिखे हुए हैं, सभी 36 वीडियो मिल जाएंगे आपको। उसके बाद दोस्तों मैलांचल उपन्यास का भी इसी तरह खंड संख्या 1, 2, 3 इस तरह वीडियो में लिखा हुआ है, तो उनको दोस्तों देखिए पूरे विस्तार के साथ। उसके बाद 21वें खंड में आइए, तभी आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि बीच से आप अगर आज से शुरुआत करेंगे मैलांचल उपन्यास को तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले दोस्तों 20 खंडों का अध्ययन करिए मैलांचल उपन्यास के। उसके बाद दोस्तों आज के वीडियो पर आइए। ये जब हम दोस्तों रचनाएं पढ़ लेंगे, इसके बाद हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे पूरे विस्तार के साथ में। जैसे हमने रचनाओं का पूरे विस्तार में पढ़ा है, वैसे ही हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ेंगे पूरे विस्तार के साथ में। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। हमारा जो प्रयास है दोस्तों वे सफल हो सके। जो हमारा प्रयास है कि हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, टीजीटी, पीजीटी हो, नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी के लिए हिंदी में जो भी हम सहयोग कर सकते हैं वे आप अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों का करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों बस केवल इतना ही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करना होगा, जिससे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और हमें भी पढ़ाने में उतना ही ज़्यादा मजा आएगा। चलिए दोस्तों समय नहीं बर्बाद करते, आते हैं अपने विषय पर सीधे। मैलांचल उपन्यास खंड 21। रात को तंत्रिमा टोली में सहदेव मिसिर पकड़े गए। तो कौन दोस्तों पकड़े गए? सहदेव मिसिर पकड़े गए। कहाँ पर? तंत्रिमा टोली में। यह सब खलासी की करतूत है। ऊपरी आदमी परदेसी के सिवा ऐसा जाल फरेब गांव का और कौन कर सकता है। पुश्त पुश्तैनी के बाबू लोग छोटे लोगों के टोले में जाते हैं। खेती बाड़ी के समय रात को ही जनों मजदूर को ठीक करना होता है। सूरज उगने से 1 घंटा पहले ही खेतों पर मजदूरों को पहुंच जाना चाहिए। इसलिए सभी बड़े किसान शाम हो या रात को ही अपने अपने जनों को कह आते हैं। तंत्रिमा टोली में जब से खलासी का आना जाना शुरू हुआ है, तभी से नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। देखा देखी दूसरे टोले में भी नियम कानून, पंचायत और बंदिश हो गई है। बेचारे सहदेव मिसिर को रात भर तंत्रिमा लोगों ने बांध कर रखा। फुलिया के घर में घुसा था तो फुलिया ने हल्ला क्यों नहीं किया? जिसके घर में घुसा उसकी नींद भी नहीं खुली, माँ बाप को आहट भी नहीं मिला और उसका कुत्ता भी नहीं भूका। गांव के लोगों को बेतार से खबर मिल गई। यह खलासी की बदमाशी है। रही हालात यही तो छोटे लोगों के टोले में जन के लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। कौन जाने किस पर कब झूठ मूठ कौन सी तोहमत लग जाए। पंचायत होनी चाहिए। राजपूतों ने यदि इस पंचायत में ब्राह्मणों का पक्ष नहीं लिया तो ब्राह्मण लोग ग्वालों को राजपूत मान लेंगे। हमको कुछ नहीं मालूम। फुलिया पंचों के बीच हाथ जोड़कर कहती है। दोस्तों क्या कहती है पंचायत में? फुलिया कह रही है कि हमको कुछ नहीं मालूम।
जब आंगन में हल्ला होने लगा तब मेरी आंखें खुली। सहदेव मिसिर के पास महंगू दास के अंगूठे की टीप है सादा कागज पर। क्या है दोस्तों सहदेव मिसिर के पास में? महंगू दास के अंगूठे की टीप है सादा कागज पर। महंगू की टीक चुटिया, टीक मतलब चुटिया सहदेव के हाथ में है। सहदेव जो चाहे कर सकता है। दोनों गायें और चारों बाछे कल ही खूंटे से खोल कर ले जाएगा। इसके अलावा साल भर का खर्चा भी तो सहदेव ने ही चला दिया है। एक आदमी की मजदूरी से तो एक आदमी का भी पेट नहीं भरता, लेकिन अब फुलिया के हाथ में ही सहदेव मिसिर की इज्जत और अपने बाप की दुनिया है। उसकी बोली में जरा भी हेर फेर हुआ तो सहदेव की इज्जत धूल में मिल जाएगी और उसके बाप की दुनिया भी उजड़ जाएगी। पंचायत में गांव भर के छोटे बड़े लोग जमा हुए हैं। तहसीलदार साहब पुरैनिया गए हैं। पंचायत में अकेले सिंह जी बोल रहे हैं। काली टोपी वाले संयोजक भी हैं, बालदेव जी भी हैं। कालीचरण बिना बुलाए ही आया। तो दोस्तों कौन कौन है पंचायत में? पंचायत में गांव भर के छोटे बड़े लोग जमा हुए। तहसीलदार साहब पुरैनिया गए हैं। पंचायत में अकेले सिंह जी बोल रहे हैं। काली टोपी वाले संयोजक भी हैं, बालदेव जी भी हैं। कालीचरण बिना बुलाए ही। कालीचरण दोस्तों कौन? वही साम्य कम्युनिस्ट पार्टी वाला कालीचरण। और ये बालदेव कौन? कांग्रेस वाले। सिंह जी अकेले ही जीरह बहस कर रहे हैं। तहसीलदार साहब रहते तो थोड़ी सहूलियत होती सिंह जी को। बात पूछने पर 1 घंटे में तो जवाब मिलता है। हाँ, जब आंगन में हल्ला होने लगा तब तुम्हारी नींद खुली। सुन लीजिए सभी पंच लोग। अच्छा, जब तुम्हारी नींद खुली तो तुमने क्या देखा? सहदेव मालिक को आंगन में घेर कर सभी हल्ला कर रहे थे। अच्छा, तुम बैठो। कहाँ सहदेव मिसर? अब आप बताइए कि महंगू दास के यहाँ उतनी रात को आप क्यों गए थे? रात में हमारे पेट में जरा दर्द हुआ, लोटा लेकर बाहर निकले। जब दिशा मैदान से हम लौट रहे थे तो देखा कि कमला किनारे वाले खेत में किसी का बैल गहूम चल रहा है। क्या देखा दोस्तों? जब दिशा मैदान से हम लौट रहे थे तो देखा कि कमला किनारे वाले खेत में किसी का बैल गहूम चर रहा है, इसलिए महंगू को जगाने गया था। क्यों? कमला की किनारे वाली जमीन का पहरा करने के लिए महंगू दास को ही दिया है। अच्छा, तब जब हम जा रहे थे तो रबिया और सोनमा को आपके खेत में शकरकंद उखाड़ते पकड़ा। दोनों को डांट डपट दिया। महंगू दास को जगाकर जैसे ही हम उनके आंगन से निकल रहे थे तो रबीता, सोनमा, तेतरा और नक्छेदिया ने हमको पकड़ लिया और हल्ला करने लगे। क्या बताएं, हमारा 5 बीघा शकरकंद इन्हीं सालों ने चुरा कर ख़त्म कर दिया। अच्छा, आप बैठ जाइए। कहाँ महंगू? जी सरकार। महंगू बूढ़ा हाथ जोड़कर खड़ा होता है। सहदेव मिसर ने तुमको जाकर जगाया था? जी सरकार। अब पंच लोग फैसला करें कि असल बात क्या है। कालीचरण कैसे चुप रह सकता है? पंचायत में एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। रबिया और सोनमा पार्टी का मेंबर है। कालीचरण दोस्तों कैसे चुप रह सकता है? पंचायत में एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। रबिया और सोनमा पार्टी का मेंबर है। यह तो पंचायत नहीं मुँह देखी है। कालीचरण कैसे चुप रह सकता है? सिंह जी, जरा हमको भी कुछ पूछने दीजिए। पंचायत के सभी पंचों की निगाहें अचानक कालीचरण की ओर मुड़ गई। सिंह जी गुस्से से लाल हो गए। लेकिन पंचायत में गुस्सा नहीं होना चाहिए। राजपूत टोली के नौजवान आपस में कानाफूसी करने लगे। संयोजक जी ने पॉकेट टटोल कर देख लिया, सीटी लाना भूल तो नहीं गए। जोतकी जी एतराज करते हैं, कालीचरण को हम लोग पंच नहीं मानते। तो पहले इसी बात का फैसला हो जाए कि पंचायत के कितने लोग हमको पंच मानते हैं और कितने लोग नहीं। एक आदमी के चाहने और ना चाहने से क्या होता है? अच्छा पंच परमेश्वर, क्या हमको इस पंचायत में बैठने, बोलने और राय देने का हक नहीं? क्या हम इस गांव के बासिंदा नहीं हैं? कालीचरण खड़ा होकर कहता है, यदि आप लोग हमको पंच मानते हैं तो हाथ उठाइए। गुमसुम बैठे हुए सैकड़ों मूक जानवरों के सिर में मानो अरना जंगली भैंसा के सींग जम गए। सैकड़ों हाथ उठ गए। दोनों हाथ नहीं, एक हाथ। ठहरिए, गिनने दीजिए। 1 2 3 4 5, 105।
बालदेव जी ने हाथ नहीं उठाया। 105। अब जो हमको पंच नहीं मानते हाथ उठाए। 1 2 3 4 5 15, सिर्फ 15। सिंह जी को विश्वास नहीं होता, खुद गिनते हैं राजपूत और ब्राह्मण टोली के लोग कहाँ चले गए। जोतकी जी के लड़के नाम रलैन ने भी कलिया के पक्ष में ही हाथ उठाया है। फुलिया कालीचरण की बोली सुनकर डर लगता है। फुलिया फिर खड़ी होती। देखो यह पंचायत है, पंचायत में परमेश्वर रहते हैं, पंचायत में झूठ बोलने से हाथों हाथ इसका फल मिलता है। सच सच बताओ, सच्ची बात क्या है, बोलो। सहदेव मिसिर हमारे घर में घुसे थे, तुमने हल्ला क्यों नहीं किया? बोलो, डरने की कोई बात नहीं, बाबा के डर से, बाबा के डर से। हाँ बाबा सहदेव मिसिर का कर्जा धारते हैं। बैठ जाओ महंगू। महंगू हाथ जोड़कर फिर खड़ा होता। क्या बात है? फुलिया जो कहती है ठीक है, डरो मत, जो बात है बताओ। कौन गाछ ऐसा है जिसमें हवा नहीं लगती और पत्ता नहीं झड़ता? दूसरों की बात मत कहो, अपनी बात बताओ। अकेले हमको क्यों दुख देते हैं? गांव भर का यही हाल है। कौन घर ऐसा है? मैं तुमसे पूछता हूँ। पहले तुम अपनी माँ से जाकर ईमान धर्म से पूछो कि तुम किसके बेटा हो। जोतकी जी हिम्मत करके कहते हैं। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो उठी। ये दोस्तों जोतकी जी बहुत खराब बात कर देते हैं। क्या कहते हैं? पहले तुम अपनी माँ से जाकर ईमान धर्म से पूछो कि तुम किसके बेटे हो। जोतकी जी हिम्मत करके कहते हैं। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो उठी। जोतकी काका, हमको अपने बाप के बारे में मालूम है। जोतकी जी अपनी स्त्री से पूछते हैं कि जोतकी जी अपनी स्त्री से पूछें कि उनके पेट में किसका बच्चा है। चिल्लाकर कहता है। ले वो दोस्तों, ये दोस्तों देखिए बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई पंचायत में। जोतकी जी ने क्या कहा इसमें दोस्तों? पहले तो जोतकी जी ने कहा, कालीचरण को दोस्ती जोतकी जी ने कहा, क्या कहा पहले? कि पहले तुम अपनी माँ से जाकर ईमान धर्म से पूछो कि तुम किसके बेटा हो। तो फिर कालीचरण ने क्या कहा? जोतकी काका, हमको अपने बाप के बारे में मालूम है। और जोतकी जी अपनी स्त्री से पूछे कि उनके पेट में किसका बच्चा है। चिल्लाकर कहता है कालीचरण। कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता कि जोतकी जी का नौकर। चुप रहो सुंदर। कालीचरण लोगों को शांत करता है। चुप रहो, शांति शांति। टू 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 संयोजक जी सीटी फूंकते हैं और पंचायत के चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। 1 दर्जन से ज़्यादा नौजवान राजपूत टोली से हाथ में लाठी लेकर दौड़ आए और पंचायत के को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। सिंह जी, इन लाठी वाले नौजवानों को आपने बुलाया है तो आप पंचायत नहीं दंगा करवाने चाहते हैं? कालीचरण पूछता है। सिंह जी कहते हैं, अब यह पंचायत नहीं हो सकती, पार्टी बंदी से कहीं इंसाफ होता है। सिंह जी राजपूत टोली के पंचों के साथ उठ खड़े होते हैं। काली टोपी वाले जवान सिंह जी को, संयोजक जी और राजपूत टोली के पंचों को चारों ओर से घेरे में लेकर फौजी कवायद करते हुए चले जाते हैं। जोतकी जी के साथ ब्राह्मण टोली के पंच लोग भी चूहेदानी में फंस गए। खिलावन बाबू का सहारा है, बालदेव जी भी हैं। लेकिन कालीचरण का गुस्सा। तो पंचायत का यह फैसला कि महंगू दास अपनी बेटी फुलिया का चुमावना खलासी के साथ करा दे और आज से सभी टोले के लोग बाबू लोगों पर नज़र रखें। पंचायत के सभी पंच एक स्वर से कालीचरण की राय का समर्थन करते हैं। जोतकी जी भी हाथ उठाते हैं और बालदेव जी भी। यह तो न्याय बात है, इसमें डिफेंड करना अच्छा नहीं। सहदेव मिसिर के पास सादे कागज पर मेरा अंगूठा का टीप है, यदि उसे भरकर नालिश कर दें तब। महंगू दास गिड़गिड़ाकर कहता है। सहदेव मिसिर जब मुकदमा करेंगे सभी पंच तुम्हारी गवाही देंगे, वह 1 पैसा भी तुमसे नहीं पा सकते। तो ये दोस्तों था 21वां भाग। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं मैलांचल उपन्यास का 22वां खंड। सदगुरु हो। महंत रामदास भी छींकने खांसने और जमाही लेने के समय महंत सेवादास की तरह ही चुटकी बजाते हैं। सदगुरु हो कहते हैं और आंखें स्वयं ही बंद हो जाती हैं। भजन, बीजक पाठ और सत्संग को अब लक्ष्मी ही संभालती है। महंत रामदास जी पढ़ना लिखना नहीं जानते, सदगुरु वचन की गंभीरता की तह तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन बंजड़ी पर तो उनका पूरा अधिकार है। यूं तो बंजड़ी भंडारी भी बजाता है, लेकिन कोठारिन लक्ष्मी दासिन उसके ताल पर गड़गड़ा जाती है। तब महंत रामदास जी भंडारी के हाथ से बंजड़ी ले लेते हैं। लक्ष्मी मुस्कुराकर गाने लगती है। संतो हो करु बहिया वल अब आपनी, छाई बिरानी आस, संतो हो जी अंगना नदिया बहे, सो कस मरे पियास,
हो संतो सो कस मरे पियास, सो कस मरे पियास। महंत रामदास के आंगन में नदी बह रही है और वह प्यास से मर रहे हैं। सदगुरु वचन में कहा है, जस खर चंदन लादे मारा, परिमल बास न जानू गमारा। परिमल बास महंत रामदास को नहीं लगती, सो बात नहीं। परिमल बास से उनका भी मन मत हो जाता है, लेकिन वह क्या करें। एक दिन मुंह से निकल गया था, लक्ष्मी जरा इधर आना। तो बस 4 घंटे तक कोठारिन ने सदगुरु वचनामृत की झड़ी लगा दी थी। अंतर ज्योति सबद एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ते तिरिये भलिंगन अनंता, त्यू न जाने आदि न अंता। महंत साहब, आप अपने चित्त को मत विचलित कीजिए। यह आपके पूर्व जन्म का पुण्य है कि आपको महंती की गद्दी मिली है, नहीं तो आपके जैसे लोगों को भैंस चराने के सिवा और कोई काम भी नहीं मिल सकता। आप मेरे गुरु बेटा हैं, मैं आपकी गुरु माई। क्या दोस्तों कह रही है लक्ष्मी, मैं क्या कहते हैं, आप मेरे गुरु बेटा हैं, मैं आपकी गुरु माई। 1 डेढ़ महीने में ही महंत रामदास जी का कलेवर बदल गए। लक्ष्मी बड़े जतन से सेवा करती है। दूध, मक्खन और ताजे फलों के सेवन से महंत राम साहब के श्यामल मुखमंडल पर भी लाली दौड़ गई है। पेट जरा बाहर की ओर निकल रहा है और तन का ताप भी कभी कभी मन को बड़ा बेचैन कर देता है। लक्ष्मी सदगुरु वचनामृत बरसाकर शांत करने की चेष्टा करती है। सदगुरु वचनामृत से भी बढ़कर तन के ताप को शीतल करती है कालीचरण की याद। कालीचरण रोज मठ पर एक बार थोड़ी देर के लिए ही जरूर आता है। कभी पार्टी के लिए चंदा, ऑफिस घर बनाने के लिए बांस खड़ मांगने आता है। लक्ष्मी कहती है, कालीचरण असल न्यायी आदमी है। गांव के सभी बड़े लोग सिर्फ कहने को बड़े हैं। काली बाबू का स्वभाव जरा तीव्र है, लेकिन दुनिया के लोग अब इतने कुटिल हो गए हैं कि सीधे लोगों की यहाँ गुजर नहीं। फिर स्वभाव में जरा कड़कपन तो सुपुरुष का लक्षण है। महंत रामदास को पहले कालीचरण पर बड़ा संदेह था। महंत रामदास को दोस्तों पहले कालीचरण पर बड़ा संदेह था। जब वह मठ पर आता तो महंत साहब छिपकर लक्ष्मी और काली की बातें सुनते थे, बांस की टट्टी में छेद करके देखते थे। लेकिन कालीचरण हमेशा लक्ष्मी से 4 हाथ दूर ही हटकर खड़ा रहता था। उसकी बोली में भी माया की मिलावट नहीं रहती थी। लक्ष्मी से बातें करते समय कभी उसकी पलकें शर्माकर झुकती नहीं थी। बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है रामदास ने। कालीचरण को बस अपनी सोशलिस्ट पार्टी की ज़रूरत है। कालीचरण को बस अपनी सोशलिस्ट पार्टी से ज़रूरत है। लाल झंडा और सोशलिस्ट पार्टी को वह औरत की तरह प्यार करता है। उस पर संदेह करना बेकार है। लेकिन बालदेव जी, वह तो आजकल आते ही नहीं। उनकी नज़र बड़ी मैली है। लक्ष्मी बालदेव जी को भूली नहीं है। कहती है, साधु स्वभाव के पुरुष हैं, किसी का चित्त दुखाना नहीं चाहते। बालदेव जी मठ पर नहीं आते हैं। कहते हैं, लक्ष्मी दासिन ने हिंसावाद करवाया है मठ पर। मठ पर नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे। बहुत सीधे हैं बालदेव जी, सच्चे साधु हैं, उनसे क्षमा मांगना होगा। महंत रामदास जी सोच विचार कर देखते हैं। कालीचरण के डर से ही वह प्यासा है। कोई बात हुई कि लक्ष्मी उससे कह देगी और उसके बाद चादर टीका के दिन कालीचरण और उसके गढ़ों ने जो कांड किया था उसे भूलना मुश्किल है। और उन्हीं की बदौलत तो रामदास महंत बना है। माना कि कालीचरण के बल से उसे महंती मिली है, इसका यह अर्थ नहीं कि कालीचरण मठ के सभी मामलों में दखल देगा। इंसाफ महंती की गद्दी पर तो उसका अधिकार था ही। यदि कल कालीचरण कहे कि गद्दी पर तुम्हारा हक नहीं, तो क्या वह मान लेगा। महंत रामदास जी धीरे से उठते हैं, दबे पांव लक्ष्मी की कोठारी के पास जाते हैं। किवाड़ी खुली है, नहीं बंद है। महंत साहब बाहर से ही किवाड़ की खिड़की खोलना जानते हैं। पतली सी लकड़ी फंसाकर खोलते हैं। लक्ष्मी अब किवाड़ में ओखल नहीं लगाती है। लक्ष्मी सोई है, उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, बाल बिखरे हुए हैं। लालटेन की मध्यम रोशनी में भी उसकी सूरत चमक रही है। कौन? रामदास। रामदास, हाथ छोड़ो, बैठो। आखिर तुम चित्त को नहीं संभाल सके। माया ने तुम्हें भी अंधा बना दिया। माया से कोई परे नहीं, माया को कोई जीत नहीं सकता। महंत साहब आज लक्ष्मी को हर बात का जवाब देंगे। तुम नरक की ओर पैर बढ़ा रहे हो, अब भी चेतो। अब चेतने से फायदा नहीं, मुझे सरग नहीं चाहिए।
इस नरक में पहली बार नहीं आया हूँ। लक्ष्मी को बचपन की बातों की याद दिलाना चाहता है रामदास। लक्ष्मी हाथ छुड़ाकर बिछावन पर से उठना चाहती है, लेकिन महंत साहब ने 10 मिनट पहले ही चौथी चिलम गांजा फूंका है। मैं तुम्हारी गुरु माई हूँ रामदास। कैसी गुरु माई, तुम मठ की दासिन हो। महंत के मरने के बाद नए महंत की दासी बनकर तुम्हें रहना होगा। तू मेरी दासिन है। चुप कुत्ता। लक्ष्मी हाथ छुड़ाकर रामदास के मुंह पर जोर से थप्पड़ लगाती है। दोनों पांवों को जरा मोड़कर पूरी ताकत लगाकर रामदास की छाती पर मारती है। रामदास उलटकर गिर पड़ता है। सद्गुरु हो संतो अचरज भव एक भारी, पुत्र दयाल महतारी, एक पुरुष एक ही नारी, ताके देखु बिचारी। भंडारी भंडारी सरकार पानी लाओ। लक्ष्मी थरथर कांपती है। महंत सेवादास की दम तोड़ती हुई मूर्ति उसकी आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है। नहीं मरा नहीं, भंडारी कहता है। महंत साहब को फिर मिर्गी की बीमारी शुरू हुई। कल रामपुर मठ से जो साधु आया है, मिर्गी की दवा जानता है, कल ही दिलवा दीजिए। सद्गुरु हो महंत साहब को बुखार है, छाती में दर्द है। डॉक्टर साहब ने मालिश का तेल भेजा है। लक्ष्मी महंत साहब की छाती पर तेल मालिश कर रही है। महंत साहब कराह रहे हैं। सद्गुरु हो अब नहीं बचेंगे। हमको काशी जी भेज दो कोठारिन, हम अपने पाप का प्रायश्चित करेंगे। हमको जाने से ही क्यों न मार दिया, हमको जाने से ही क्यों न मार दिया। हाय रे सद्गुरु हो। जय हिंद कोठारिन जी, जय हिंद। आइए बालदेव जी, बहुत दिन बाद। रामदास महंत साहब को क्या हुआ? बुखार है, छाती में दर्द है। दर्द है, पुरानी गाय के घी की मालिश कीजिए। पुरानी गाय का घी अर्थात गाय का पुराना सड़ा घी। सुनते ही लक्ष्मी को मिचली आने लगती है। महंत सेवादास को भी जब दमे का दौरा होता था तो गाय का घी ही मालिश करवाते थे। कोठारिन जी, शिवनाथ बाबू आ रहे हैं। यहाँ एक चरखा सेंटर खोलना चाहिए, कुछ मदद किया जाए। चरखा सेंटर, इसमें क्या होगा? चरखा सेंटर में यही चरखा, करघा, धुनकी और बिनाई की ट्रेनिंग होगी। गांव में तो रोज नया नया सेंटर खोल रहा है। मलेरिया सेंटर, काली टोपी सेंटर, लाल झंडा सेंटर और अब यह चरखा सेंटर। हाँ, नए जमाने में तो रोज नई नई बात होंगी। सुनते हैं आपने सोशलिस्ट पार्टी को काफ़ी मदद दी है। लेकिन कोठारिन जी, गांधी महात्मा का रास्ता ही सबसे पुराना और सही रास्ता है। नई नई पार्टी खुल रही हैं, मगर किसी का रास्ता ठीक नहीं, सब हिंसावाद के रास्ते पर है। सद्गुरु हो, सद्गुरु हो। कोठारिन, इसको जो चन्ना देना है देकर विदा करो। सद्गुरु हो। महंत साहब दर्द से झटपटाते हैं। बालदेव जी की नज़र बड़ी मैली है। 10 रुपए का एक नोट निकाल कर देते हुए लक्ष्मी कहती है, आजकल तो हाथ एकदम खाली है। आप तो आजकल इधर का रास्ता ही भूल गए हैं। हमसे जो अपराध हुआ है क्षमा कीजिए। नहीं कोठारिन जी, आजकल छुट्टी ही नहीं मिलती है कभी। कपड़े की पुर्जी बांटने का काम क्या मिला है? एक आफत में जान फंस गई है। कांग्रेस का भी कोई काम नहीं कर सकता हूँ, उधर दूसरी पार्टी वालों को मौका मिल गया है। कालीचरण दिन रात खटता है। हमारे कांग्रेस के मेंबरों को भी सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बना लिया है। इसीलिए शिवनाथ बाबू को बुला रहे हैं। चरखा सेंटर खुलेगा। एक पुराना कार्यकर्ता बावन दास भी आ रहा है। पुराना तो नहीं है, मेरे ही साथ सुराजी में नाम लिखाया था। बावन दास बौना है, सिर्फ 1.5 हाथ ऊंचा। बैसड़ों है, आएगा तो यहाँ ले आएंगे। जय हिंद, जय हिंद। बालदेव जी को फिर लक्ष्मी की देह की सुगंध लगी। कितनी मनोहर। लक्ष्मी देखती है, बालदेव जी आजकल बहुत दुबले हो गए हैं। बालदेव जी के दिल में जरा भी मैल नहीं, कितने सरल है। ना जाने क्यों लक्ष्मी का जी आज बालदेव जी को देखकर इतना चंचल हो रहा है। बालदेव जी सच्चे साधु हैं। बिरह की औंधी लाकड़ी सपुचे और धुंधियाए, दुख से तबही बची हो, जब सकलो जरी जाए। तो ये दोस्तों था 22वां खंड मैलांचल उपन्यास का। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे मैलांचल उपन्यास का 23वां खंड। यहाँ से, गांव के लोग अर्थशास्त्र का साधारण सिद्धांत भी नहीं जानते। सप्लाई और डिमांड के गोरख धंधे में वे अपना दिमाग नहीं खपाते। अनाज का दर बढ़ रहा है। खुशी की बात है, पाट का दर बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। और खुशी की बात है, 15 रुपए से में साड़ी मिलती है तो 12 रुपए मन धान भी तो है। हल्का फाल 5 रुपए में मिलता है, 10 रुपए में कड़ाही मिलती है तो क्या हुआ? पाट का भाव भी तो 20 रुपए मन है।
खुशी की बात है। अनाज के ऊंचे दर से गांव के 3 ही व्यक्तियों ने फायदा उठाया है। तहसीलदार साहब ने, सिंह जी ने और खिलावन सिंह यादव ने। छोटे छोटे किसानों की जमीनें कौड़ी के मोल बिक रही हैं। मजदूरों को 1.25 रुपये रोज मजदूरी मिलती है, लेकिन एक आदमी का भी पेट नहीं भरता। 5 साल पहले सिर्फ 5 आने रोज मजदूरी मिलती थी और उसी में घर भर के लोग खाते थे। तहसीलदार साहब ने धान तैयार होते ही ना जाने कहाँ छिपा दिया है। दरवाजे पर दर्जनों बखार हैं, लेकिन इस साल सब खाली चमगादड़ों के अड्डे हैं। सरकार शायद धान जब्ती का कानून बना रहे हैं। कपड़े के बिना सारे गांव के लोग अर्धनग्न हैं। मर्दों ने पैंट पहनना शुरू कर दिया है और औरतें आंगन में काम करते समय एक कपड़ा कमर में लपेटकर काम चला लेती हैं। 12 वर्ष तक के बच्चे नंगे ही रहते हैं। शिवनाथ चौधरी, कौन दोस्तों? शिवनाथ चौधरी सभा में खादी के अर्थशास्त्र पर प्रकाश डाल रहे हैं। आंकड़े देकर साबित कर रहे हैं कि यदि घर का एक एक व्यक्ति चरखा चलाने लगे तो गांव से गरीबी दूर हो जाएगी, अन्न वस्त्र की कमी नहीं रहेगी। चरखा सेंटर खुल गया है, अब गांव में गरीबी नहीं रहेगी। पटना से 2 मास्टर आएंगे, चरखा मास्टर और करघा मास्टर। पटना से 2 मास्टर आएंगे, चरखा मास्टर और करघा मास्टर। एक मास्टरनी भी आई है औरतों को चरखा सिखाने के लिए। औरतों से कहती है, चरखा हमार भतार पूत, चरखा हमार नाती, चरखा के बदौलत मोरा दुआर झूले हाथी, चरखा की बदौलत हाथी, जय गांधी जी की जय। सैनिक जी और चिनगारी जी की तरह गरम भाखन सैनिक जी और चिनगारी जी की तरह गरम भाखन शिवनाथ चौधरी जी नहीं देते हैं, लेकिन बात पक्की कहते हैं। एकदम हिसाब से सब बात कहते हैं। खूब ज्ञान की बातें कहते हैं। कल का पिसा हुआ आटा नहीं खाते, चीनी नहीं गुड़ खाते हैं। त्यागी आदमी हैं। चौधरी जी के साथ में दरभंगा जिले में चौधरी जी के साथ में दरभंगा जिले के तमोड़िया टीसन से रमलगिना बाबू आए हैं। सुनते हैं पानी से ही बीमारी का इलाज करते हैं। आग में पकाई हुई चीज़ नहीं खाते हैं। साग की हरी पत्तियां चबाकर खाते हैं। कहते हैं इसमें बड़ी ताकत है। वह भी असल त्यागी हैं। देह में सिर्फ हड्डियां बाकी बच गई हैं, मांस का लेस भी नहीं। दिन भर में करीब 15 बार हाथ में लोटा लेकर मैदान की ओर जाते हैं। सादा कागज वाला एक फाहरम पर्चा बांट हुआ है। फाहरम और महात्मा जी की छापी तस्वीर है। नीचे लिखा है, बापू कहते हैं जो पहने सो काते, जो काते सो पहने। सोशलिस्ट पार्टी वालों ने भी फाहरम बांट दिया है, लेकिन वह लाल रंग का था और उसमें एक दोहा ज़्यादा था। जो जोतेगा सो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, जो काटेगा वह बांटेगा। बालदेव जी की जगह पर बावनदास आया है। कौन आया है दोस्तों? बालदेव जी की जगह पर बावनदास आया है। यही पुरैनिया सभा में राजेंद्र बाबू के सामने भाषण देता था। बालदेव जी को पुर्जी बांटने से छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए पब्लिक का काम करने के लिए बावनदास को यहाँ भेजा गया है। बड़ा बहादुर है बावनदास। कहते हैं जब 42 के मूवमेंट के लोग कचहरी पर झंडा फहराने जा रहे थे तो मिलिट्री ने घेर लिया था। बावनदास, फिर देखिए दोस्तों, बालदेव जी की जगह बावनदास आया है। यही पुरैनिया सभा में राजेंद्र बाबू के सामने भाषण देता था। बालदेव जी को पुर्जी बांटने से छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए पब्लिक का काम करने के लिए बावनदास को यहाँ भेजा गया। बड़ा बहादुर है बावनदास। कहते हैं जब 42 के मूवमेंट में लोग कचहरी पर झंडा फहराने जा रहे थे तो मिलिट्री ने घेर लिया था। बावनदास एक मिलिट्री के फैले हुए पैर के बीच से उस पार चला गया और कचहरी के हाथा में झंडा फहरा दिया। रमेन में हनुमान जी ने सुरसा को मशक रूप धारण धरकर जिस तरह छकाया था, उसी तरह इस आर्यावर्त में केवल आर्य अर्थात शुद्ध हिंदू ही रह सकते हैं। काली टोपी वाले संयोजक जी बौद्धिक क्लास में रोज कहते हैं, यवनों ने हमारे आर्यावर्त की संस्कृति, धर्म, कला, कौशल को नष्ट कर दिया है। अभी हिंदू संतान मलेच्छ संस्कृति की पुजारी हो गई है। शिवजी महाराणा प्रताप बौद्धिक क्लास सोशलिस्ट पार्टी का वासुदेव कहता है। कौन दोस्तों? सोशलिस्ट पार्टी वासुदेव और कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी के है ना। बौद्धिक क्लास सोशलिस्ट पार्टी का वासुदेव कहता है बुद्ध की लाश। वासुदेव ही नहीं, काली टोपी वाले बहुत से जवान भी बुद्ध की लाश ही कहते हैं। लाठी भाला और तलवार हाथ में लेते ही
खून गर्म हो जाता है राजपूत नौजवानों का। उस दिन हरगौरी कह रहा था, संयोजक जी, यवनों पर मुझे क्रोध नहीं होता, यवनों का पक्ष लेने वाले हिंदुओं की तो गर्दन उड़ा देने को जी करता है। संयोजक जी जरा दूर हट गए, नहीं तो हरगौरी ने इस तरह तलवार चलाई थी कि संयोजक जी की गर्दन ही धड़ से अलग हो जाती। आर्याव्रत मेरीगंज का ही नाम अब शायद आर्याव्रत हो गया है। तो क्या हुआ है दोस्तों, मेरीगंज का ही नाम अब आर्याव्रत हो गया है। लेकिन इस गांव में तो एक भी मुसलमान नहीं। गांव भर के हलवाहों, चरवाहों और मजदूरों का नेता कालीचरण है। कौन है दोस्तों? गांव भर के हलवाहों, चरवाहों और मजदूरों का नेता कालीचरण है। छोटा नेता वासुदेव सबों को समझाता है, भाई आदमी को एक ही रंग में रहना चाहिए। यह 3 रंग का झंडा, थोड़ा सादा, थोड़ा लाल, पीला और पीला, यह तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, इसमें जमींदार हैं, सेठ लोग हैं और पासंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूरों को भी मेंबर बना लिया जाता है। गरीबों को एक ही रंग के झंडे वाली पार्टी में रहना चाहिए। तहसीलदार साहब भी कांग्रेसी हो गए हैं। उन्होंने चरखा सेंटर के लिए अपना गुहाल घर दे दिया है। खद्दर पहनने लगे हैं। बोलते थे, सारी जिंदगी तो झूठ बेईमानी करते ही गुजर गई, आखिरी उम्र में पुण्य भी करना चाहिए। तहसीलदार साहब चवन्निया मेंबर नहीं बने हैं, चवन्निया मेंबर तो सभी बनते हैं। तहसीलदार साहब देखिए, तहसीलदार साहब चवन्निया मेंबर नहीं बने हैं। चवन्निया मेंबर तो, चवन्निया मतलब 4 आने में जो सदस्यता होती है, तो चवन्निया मेंबर तो सभी बनते हैं। तहसीलदार साहब 400 टकिया मेंबर बने हैं। देखा नहीं, शिवनाथ बाबू ने रसीद काट कर दिया और तहसीलदार साहब ने तुरंत मनधाता तंबाकू की एक किस्म, तंबाकू के पत्तों के बराबर 4 नंबरी नोट निकाल कर दे दिया। खड़खड़ करता था नोट। अब सोशलिस्ट पार्टी का चलना मुश्किल है। पार्टी में एक भी धनी आदमी नहीं। मटकी कोठारिन कब तक पार्टी चलाएगी? दफा 40 की नोटिस आई है। क्या आई है दोस्तों? दफा 40 की नोटिस आई है। जिला कांग्रेस के मंत्री जी ने नोटिस भेज दिया है। सोशलिस्ट पार्टी तो जोर जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने को कहती है। कांग्रेस के मंत्री जी ने दफा 40 कानून पास करके नोटिस भेज दिया है। बालदेव जी हाट में नोटिस बांट रहे हैं। दफा 40 कानून पास हो गया। अधिया बटैयादारी करने वाले किसान अपनी जमीन नकदी करा लें, बहती गंगा में हाथ धो लो। नया कानून पास हो गया। हिंसावाद करने की जरूरत नहीं। पुरैनिया कचहरी में दफा 40 का हाकिम आ गया है। दरखास्त दे दो, बस जमीन नकदी हो जाएगी। वाजिब बात कहते हैं बालदेव जी। यदि बिना तूल फजूल किए ही जमीन नकदी हो रही है तो सोशलिस्ट पार्टी में जाने की क्या ज़रूरत है? कांग्रेस का राज है, जिस चीज़ की ज़रूरत हो कांग्रेस के मंत्री जी से कहो, कानून बना देंगे। तब एक बात है, इस तरह छुटपुट होकर कहने से कांग्रेस के मंत्री भी कुछ नहीं कर सकते। सबों को एक जगह मिलना चाहिए, मिलकर एक ही बात बोलनी चाहिए। 10 मिलकर करो काज, हारो जीतो क्या है लाज। गलती तो पब्लिक की है, कोई कांग्रेस में तो कोई सोशलिस्ट में तो कोई काली टोपी में। इस तरह तितिर बितिर रहने से पब्लिक की कोई भलाई नहीं हो सकती। बालदेव जी ठीक कहते हैं। फाटी बीटी एक्ट सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री जी कामरेड कालीचरण को समझाते हैं। क्या समझाते हैं दोस्तों? 40 बीटी एक्ट तो कोई नया कानून नहीं, यह तो पुराना कानून है। कांग्रेस के मंत्री ने पर्चे बंटवाए हैं। ठीक है, आप भी गांव के किसानों से कहिए कि जितने बड़े किसान हैं सबों को की जमीन पर धावा कर दें, कोई किसी के खिलाफ गवाही नहीं दे। कानून से क्या होता है? असल चीज़ है साबित करना, सबूत पक्का होना चाहिए। गवाहों के इजहार में भी जरा डेढ़ बेड़ हो नहीं हो। यह तो तभी हो सकता है जब सभी गरीब एक झंडे के नीचे, एक पार्टी में, एक सूत्र में बंध जाए। तहसीलदार साहब कांग्रेसी हो गए हैं, बस उन्हीं की ज़मीन पर किसानों द्वारा दावा करवा दीजिए, रंग खुल जाएगा। तब देखिएगा कि कांग्रेस के मंत्री जी की नोटिस बाजी की क्या कीमत है। लाल पताका के इस अंक में चिनगारी जी का इस संबंध में एक विशेष आर्टिकल है। ज़्यादा कॉपी ले जाइए इस बार। दफा 40 आधी और बटैयादारी करने वालों की ज़मीन पर
सर्वाधिकार दिलाने का कानून है, लेकिन कानून में छोटा सा छेद भी रहे तो उससे हाथी निकल जा सकता है। जितने दफ़ा 40 के हाकिम नियुक्त हुए हैं सभी या तो जमींदार अथवा बड़े बड़े किसानों के बेटे हैं। उनसे किसान गरीबों की भलाई की आशा बेकार है। लेकिन एकता की शक्ति कानून से भी बढ़कर है। सोशलिस्ट पार्टी के लाल झंडे के नीचे होकर हम प्रतिज्ञा करें कि जमींदारों और बड़े किसानों के पक्ष में गांव का एक बच्चा भी गवाही नहीं देगा। लाल पताका आधीदारों को विश्वास दिलाता है। कहना वाजिब है, बात वाजिब नहीं, यह बात का बतंगड़ है। जोतकी जी सभी बात में मीन मेख निकालते हैं। दो भैंस की लड़ाई में दूब के सिर आफत। कांग्रेस और सूस लीग अपने में लड़ रहा है। दोनों अपना अपना मेंबर बनाना चाहता है। चक्की के दो पार्टों में गरीब लोग ही पीसे जाएंगे। गरीब पीसे नहीं जाएंगे, गरीबों की भलाई होगी। एक पार्टी रहने से काम नहीं होता है। जब दो दलों में मुकाबला और हिडिस प्रतियोगिता होता है तो फायदा पब्लिक का ही होता है। उस बार रौतहट मेला में विदेशिया नाच वाला आया था। मन लगाकर ना तो नाच करता था और ना ही गाना ही अच्छी तरह गाता था। तीसरे दिन बलवाही नाच, बाउल सुर में गीत गाकर नाचने वाला दल का भी एक दल आ गया। दोनों में मुकाबला हो गया। शाम ही से दोनों ने नाच शुरू किया। कितना गजल कव्वाली खेमटा और दादरा गाया इसका ठिकाना नहीं। सूरज उगने तक दोनों दल वाले नाचते ही रहे। तब मेला मैनेजर बाबू ने दोनों दलों के लोगों को समझा बुझा कर नाच बंद करवाया था। चलित्तर कर्मकार आया है। किरांची चलित्तर कर्मकार जाति का चमार है। कौन आया है दोस्तों? किराती चलित्तर कर्मकार जाति का कमार है। घर सेमापुर में है। मोमेंट के समय गोरा मलेटरी इसके नाम को सुनते ही पेशाब करने लगता था। बम पिस्तौल और बंदूक चलाने में मशहूर। मोमेंट के समय जितने सरकारी गवाह बने थे सबों के नाक कान काट लिए थे चलित्तर ने। बहादुर है, कभी पकड़ाया नहीं। कितने सीआईडी को जान से ख़त्म किया। धर्मपुर के बड़े बड़े लोग इसके नाम से थर थर काँपते हैं। ज्यों ही चलित्तर का घोड़ा दरवाजे पर पहुंचा कि सीसी सटक। दीजिए चंदा 50 नहीं 500 से एक कम, 1 पैसा नहीं लेंगे। नहीं है चाबी लाइए तिजोरी की। नहीं ठाए 10 खूनी केस इसके ऊपर था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। आखिर हारकर सरकार ने मुकदमा उठा दिया। किरांती चलित्तर कर्मकार कालीचरण के यहाँ आया है। बस तब क्या है, करेला चढ़ा नीम पर। चलित्तर भी सोशलिस्ट पार्टी में है। तब तो जरूर बम पिस्तौल की ट्रेनिंग ही देने आया होगा। बम पिस्तौल के सामने काली टोपी वालों की लाठी क्या करेगी? हाथी के आगे पिद्दी, चरखा करघा, लाठी भाला और बम पिस्तौल, 3 ट्रेनी। तो ये दोस्तों था 23वां खंड, मैलांचल उपन्यास का 23वां खंड था। तो दोस्तों ये हमने 23वां खंड मैलांचल उपन्यास का पढ़ा था। अब इसके आगे दोस्तों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और प्लेलिस्ट में जो हमारे पाठ्यक्रम में कहानियाँ लगी हैं उनको पढ़िए। गोदान उपन्यास पढ़िए और मैलांचल उपन्यास के 23 खंड जो हो चुके हैं इनका वीडियो सभी जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इनका पूरे विस्तार के साथ में अध्ययन करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।